वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम संविधान के प्रमुख अनुच्छेद देखने वाले हैं और ये इसका पहला भाग है। इसके अलावा इस चैनल पर 4 वीडियोस पॉलिटी की आ चुकी हैं जिसमें हमने संविधान का विकास, संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान के स्रोत और संविधान के भाग देखे हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग उसको भी देखिए। और ये इसका PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और ये क्लासेस कुमार गौरव सर का जो ऑनलाइन ब्रह्मास्त्र बैच है उसका यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिविज़न किया जाता है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है और ये आर्टिकल 1 से 4 तक दिया गया है। आर्टिकल 1 में बताया गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि भारत जो है ये राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स के बारे में बताया गया है। जैसे सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सह राज्य का दर्जा दिया गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार आ चुका है। आर्टिकल 3 में नए राज्य का गठन, जैसे कि तेलंगाना का गठन आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में किया गया था। राज्यों की सीमा, उनका नाम और उनके क्षेत्र को परिवर्तित भी आर्टिकल 3 के तहत किया जाता है। भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है और ये आर्टिकल 5 से 11 तक दिए गए हैं। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में प्रावधान है। संविधान जब लागू हुआ था उससे पहले जो लोग भारत में थे उनको यहाँ पर नागरिकता दी गई है। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता प्रदान की गई है। आर्टिकल 9 के तहत स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है, ऐसा आर्टिकल 9 में कहा गया है। आर्टिकल 11 में नागरिकता संबंधी कानून के बारे में जिक्र है और संसद के पास शक्तियाँ होती हैं जो कि नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है। नेक्स्ट है भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक दिए गए हैं और इसके तहत 6 फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। आर्टिकल 13 में बताया गया है संसद का कानून अगर मौलिक अधिकार से असंगत होता है तो न्यायालय इस कानून को समाप्त कर सकता है और इसका यहाँ पर जो प्रावधान होंगे, कानून होंगे, उसका न्यायिक पुनरावलोकन भी किया जा सकता है। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15(1) धर्म, जाति, लिंग, वंश और जन्म के आधार पर यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15(6) और 16(6) को 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया था और इसके तहत EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता और आर्टिकल 16 में आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का अंत के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 18 में उपाधियों, टाइटल्स का अंत के बारे में प्रावधान किए गए हैं और इसमें सेना और शिक्षा अपवाद स्वरूप है। सेना और शिक्षा को छोड़कर कोई भी उपाधियां नहीं धारण कर सकता है। आर्टिकल 19 के तहत 19(1)(a) में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण, एक ही अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है। स्वयं के खिलाफ गवाही के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जाएगा, यह आर्टिकल 20 में बताया गया है। आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता और ये सबसे बड़ा अनुच्छेद भी है। आर्टिकल 21(a) में शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 23 में मानव दुर्व्यापार, बालाश्रम निषेध के बारे में प्रावधान है जिसमें मानव अंगों के क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 24 में कारखानों में बच्चों के नियोजन पर रोक है जिसके तहत 0 से 14 साल तक के बच्चे कारखानों में काम नहीं करेंगे। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है और इसके तहत धर्म स्वीकारने या अस्वीकार, प्रचार प्रसार की छूट दी गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 27 धर्म की वृद्धि के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि पहले जजिया कर लगाया जाता था लेकिन अब धर्म के आधार पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 27 में कहा गया है। आर्टिकल 29
अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, जिसके तहत अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध आते हैं। जिस धर्म की संख्या 50% से कम होती है वे अल्पसंख्यक में आते हैं। और ये अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में किया गया है। आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें दिया गया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। संविधान की आत्मा B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 33, सैन्य बल के फंडामेंटल राइट सीमित करने का अधिकार संसद के पास होता है। आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ सैन्य कानून अगर कहीं पर लागू है तो संसद नागरिकों के फंडामेंटल राइट को सीमित कर सकता है। नेक्स्ट है भाग 4 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ये आर्टिकल 36 से 51 तक दिए गए हैं और ये अप्रवर्तनीय हैं। आर्टिकल 38 के तहत लोक कल्याणकारी राज्य पब्लिक वेलफेयर स्टेट दिया गया है। आर्टिकल 39A में निःशुल्क विधिक सहायता फ्री लीगल एड के बारे में प्रावधान है और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में प्रावधान है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है। ग्राम पंचायतों से संबंधित आर्टिकल 40 है। आर्टिकल 43B सहकारी समितियों से संबंधित है और इसको 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया था और इसी के तहत भाग 9B भी जोड़ा गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, जिसके तहत विवाह, तलाक, गोद नियम सबके लिए समान होंगे। आर्टिकल 44 गोवा में लागू है। आर्टिकल 47 के तहत पोषण तथा लोक स्वास्थ्य की देखभाल और इसी के तहत लीकर और शराबबंदी भी की जाती है। आर्टिकल 48A के तहत पर्यावरण संरक्षण वन्य जीव रक्षा दिया गया है और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण के प्रावधान है। आर्टिकल 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति विदेश नीति के बारे में जिक्र है। इसमें भाग 4A मूल कर्तव्य से संबंधित है और ये आर्टिकल 51A में दिया गया है और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसको जोड़ा गया था। जब संविधान बना था तो इसमें कोई भी मूल कर्तव्य नहीं था, लेकिन बाद में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। नेक्स्ट है भाग 5 संघ, और ये आर्टिकल 52 से 151 तक दिए गए हैं और ये सबसे बड़ा भाग भी है। आर्टिकल 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा बताया गया है। आर्टिकल 53 के तहत कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। आर्टिकल 54 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन भाग लेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। इसके तहत लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो चुने हुए मेंबर हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। आर्टिकल 55 के तहत निर्वाचन की रीति मैनर ऑफ इलेक्शन, जो कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति होता है, राष्ट्रपति का इसके प्रावधान किए गए हैं। यहाँ पर जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इसके अलावा दिल्ली और पुडुचेरी के जो मेंबर्स हैं वो इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है, टर्म ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के री इलेक्शन पुनः निर्वाचन के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 58 के तहत राष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती है उनको यहाँ पर बताया गया है। आर्टिकल 59 के तहत राष्ट्रपति के जो चुनाव के लिए जो शर्तें हैं, कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन दी गई हैं। आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति की शपथ के बारे में प्रावधान है और राष्ट्रपति को शपथ CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं और भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दिया गया है। आर्टिकल 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा बताया गया है। आर्टिकल 64 के तहत वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में भारत के
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। आर्टिकल 66 के तहत वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन इलेक्शन के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ दी गई है। आर्टिकल 71 के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान की शक्तियां दी गई हैं। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 72 में दी गई हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है, फांसी को भी माफ़ कर सकता है। आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 75 के तहत 75(3) में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, बताया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आता है। आर्टिकल 75(2) के तहत मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे। मंत्रिपरिषद जो होता है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल दिया गया है और ये भारत सरकार का वकील होता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 79। इसमें संसद के प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। 2 सदन हैं जिसमें राज्यसभा और लोकसभा है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा दिया गया है और आर्टिकल 81 में लोकसभा दिया गया है। लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा का विघटन हो सकता है। यहाँ पे ट्रिक है सरला। सा से सांसद 79 में, रा से राज्यसभा 80 में, ला से लोकसभा और ये 81 में दिया गया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 85 के तहत सदन का सत्रावसान विघटन किया जा सकता है। सत्रावसान और सत्राहूत राष्ट्रपति करता है। सत्र को स्थगन एडजमेंट सत्र का अध्यक्ष करता है। लोकसभा में लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण दिया गया है, स्पेशल एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 87 में दिया गया है। आर्टिकल 93 में लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर दिया गया है। आर्टिकल 105 के तहत संसद के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं इनको विशेषाधिकार दिए गए हैं। सांसदों को विशेषाधिकार आर्टिकल 105 के तहत मिलते हैं। आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। आर्टिकल 110 में मनी बिल धन विधेयक के प्रावधान हैं और इसकी परिभाषा इसमें दी गई है। आर्टिकल 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य है, बताया गया है। आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया गया है। बजट शब्द का संविधान में प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया, इसी को बजट हम लोग कहते हैं। आर्टिकल 114 के तहत विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है। इसके तहत संचित निधि से धन निकालने के लिए इसको पारित करवाया जाता है। एप्रोप्रिएशन बिल को संचित निधि से धन निकालने के लिए पारित कराया जाता है। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्तियां दी गई हैं। अध्यादेश विधायी और कानूनी शक्ति होती है राष्ट्रपति की। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की संरचना, नियुक्ति, शपथ, वेतन, भत्ते, पदच्युत आर्टिकल 124 में दिए गए हैं। आर्टिकल 126 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग सीजेआई के प्रावधान हैं। आर्टिकल 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है आर्टिकल 129 के तहत। आर्टिकल 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट की मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुरिडिक्शन केंद्र वर्सेस राज्य विवाद या फिर राज्य वर्सेस राज्य विवाद में होती है। आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का रिव्यू कर सकता है, बताया गया है। आर्टिकल 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अन्य न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। आर्टिकल 142 के तहत कंप्लीट जस्टिस पूर्ण न्याय दिया गया है। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति
सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि राष्ट्रपति सलाह को माने, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी। आर्टिकल 148 के तहत CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिया गया है 148 में। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अगली वीडियो में हम इससे आगे जो आर्टिकल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।